हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ये नया सेशन चलेगा, ठीक है, जो कि हमारे वॉरियर सीरीज से रिलेटेड होगा। किससे सर? वॉरियर सीरीज से रिलेटेड होगा। सॉरी, वॉरियर बोल रहे हैं, काफ़ी सीरीज में एक और कड़ियों में आज जुड़ने जाएंगे, ठीक है। और कौन सी कड़ी जुड़ने जाएंगे सर? आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के MCQs करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल पे बाबू नए हो तो उसको सपोर्ट करना है, सेशन पसंद है तो उसको लाइक करना है, और तुमको लगता है किसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, तो इसको शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है। आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं, तो ध्यान से क्वेश्चन देखना। पहला क्वेश्चन बोलता है कि किन्हीं दो फेजों के बीच विद्यमान वोल्टेज क्या कहलाती है। देखो, अधिकतर हम देखते हैं कि 3 लाइन जाती है, आर वाई बी। अच्छा, ये तो ट्रांसमिशन में हो गए। ये 3 कहानी किस में होती है? ट्रांसमिशन में। एक जब न्यूट्रल जाती है तो हमारी हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन पूरी मिलाकर, ठीक है। तो जब किन्हीं दो फेजों के बीच की बात करते हैं तो ये हमारी कहलाती है सर कौन सी वोल्टेज? सर लाइन वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज? लाइन वोल्टेज कहलाती है, ठीक है। और अगर किन्हीं एक फेज और न्यूट्रल के बीच ले लेते हैं तो हमारी क्या कहलाती है सर? फेज वोल्टेज कहलाती है। क्या कहलाती है सर? फेज वोल्टेज कहलाती है। तो क्या पूछा है? किन्हीं दो फेजों के बीच का ही बात पूछा है ना, यानी किन्हीं दो फेज के बीच, एक फेज ये दूसरा फेज ये, या वाई आर और बी हो सकता है, या वाई बी, कुछ भी हो सकता है। बस किन्हीं दो फेजों की बात करेगा तो सर ये हमेशा क्या होती है? लाइन वोल्टेज होती है, ठीक है। और एक फेज और एक न्यूट्रल होगा तो हमारी वो फेज वोल्टेज कहलाती है। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फेज और न्यूट्रल के बीच क्या कहलाती है? फिर वही कहानी। आर थोड़ी जल्दी है इसलिए आवाज़ चेंज लगेगा। न्यूट्रल, ठीक है। अब क्या पूछा है? किन्हीं एक फेज और न्यूट्रल के बीच की दूरी, तो सही हमारी क्या कहलाती है? VPH। VPH यानी फेज वोल्टेज। एक फेज और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज क्या कहलाती है? हमारी फेज वोल्टेज कहलाती है। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा। लकड़ी के फूल के दो खंभों के बीच की रखी जाने वाली दूरी क्या होनी चाहिए? यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल स्पैन। पढ़ते हो ना, पोल स्पैन। और ये जितनी ज़्यादा होती है हमारी सैग यानी झोल भी तार की उतनी ही ज़्यादा होती है। तो जो पोल स्पैन होती है हमारी किसके लिए? दो खंभों के लिए, वो कितनी होती है? 40 से 50 मीटर होती है, ठीक है। 40 से 50 मीटर किसके लिए होती है? हमारी इसके लिए, किसके लिए? खंभों के पोल के लिए, ठीक है। जब ट्यूबुलर पोल आती है, तो वो कितनी हो जाती है? 50 से 80 हो जाती है। जब आरसीसी पोल आती है तो कितनी हो जाती है सर? 80 से 100 हो जाती है, ठीक है। इसको याद रखना है। चलो आगे क्वेश्चन आगे बताएंगे, मगर फिलहाल जो लकड़ी के पोल होते हैं उसकी स्पैन कितनी होती है? 40 से 50 मीटर। कहीं कहीं 40 से 60 भी लिख देगा तो सही हो जाएगा। देखो ट्यूबुलर पोल आ गया। देखो पहले होती है लकड़ी की पोल, फिर होती है ट्यूबुलर पोल, फिर होती है आरसीसी, फिर होती है आई सेक्शन वाली जो स्टील रेल होती है, रेलवे वाली। इसकी होती है लगभग 60, इसकी होती है 60 से 80, इसकी होती है 80 से 100, ठीक है। या कहीं कहीं 120 लिख देगा। और 120 से लगभग 150 किसकी होती है? हमारी आई वाली होती है। तो क्या पूछा है? ट्यूबुलर पोल पूछा है, तो ट्यूबुलर पोल की सर हमारी हो जाएगी लगभग 50 से 80 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 50 से 80 मीटर। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टावर पोल के दो खंभों के बीच, टावर पोल यानी समझ रहे हो जिसमें ट्रांसमिशन की जाती है, जो ऐसे करके बनी होती है, ऐसे रहेगा, फिर हल्का सा ये छोटा और रहेगा, फिर लास्ट में एक कोन बन जाती है, फिर इस पर ऐसे ऐसे बने होते हैं, देखते हो ना, ये टावर पोल कहलाती है, जो खूब लंबे लंबे खेतों में लगी होती है, ठीक है। तो टावर पोल कहलाती है। तो टावर पोल तो मान लो 250 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, 400 मीटर ऐसे होती है। यानी जब भी होती है 300 मीटर से अधिक ही होती है, 100 मीटर से अधिक ही होगी, कम नहीं होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। लाइन के अंतिम खंभे अथवा लाइन के मोड़ पर किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? सबको पता है। मान लीजिए सर ये हमारी आखिरी खंभा है, ठीक है, ये हमारी आखिरी पोल है, ठीक है। इसके बाद आगे तार नहीं ले जानी है, आगे तार नहीं जाना है, तो ये हमेशा किसकी होती है?
सर जो हमारी बनी होती है हमको बोलते हैं क्या, स्टे इंसुलेशन, ठीक है, नहीं स्टे नहीं जी, स्ट्रेन, हम स्ट्रेन बोल रहे हैं, स्ट्रेन इंसुलेटर बोलते हैं। और देखो कभी कभी स्ट्रेन इंसुलेटर नहीं दिया रहेगा तो स्ट्रेन इंसुलेटर का छोटा रूप हमारा क्या है, साइकिल। साइकिल हमारा 600 वोल्ट तक काम करता है। 600 वोल्ट से अगर ऊपर चले जाते हैं तो उसी इंसुलेटर को हम क्या बोलने लगते हैं, स्ट्रेन इंसुलेटर बोलने लगते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा सर, यहाँ हमारा सही हो जाएगा, सॉरी हमारा सर यहाँ पे सही हो जाएगा साइकिल इंसुलेटर। साइकिल इंसुलेटर से स्ट्रेन इंसुलेटर एक ही होता है, बस थोड़े वोल्टेज लेवल का अंतर हो जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर वही कहानी क्या है, साइकिल इंसुलेटर है। 9वां क्वेश्चन, उच्च और अति उच्च वोल्टेज लाइन में किस इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, साइकिल सर लगभग 600 वोल्ट तक, पिन इंसुलेटर 33 kV तक, ठीक है, सस्पेंशन 132 kV या इसके ऊपर भी इसका प्रयोग करते हैं, बस डिस्क लगाते जाओ, रेटिंग बढ़ाते जाओ, सही है। अब देखो उच्च या अति, देखो हाई वोल्टेज के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पिन इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो सिंगल पिन होती है, डबल पिन होती है, ऐसे करके होता है। तो इसका जब हमको हाई और सॉरी उच्च और अति उच्च के लिए प्रयोग करते हैं तो सर जी मल्टी पिन इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। मल्टी पिन इन द सेंस कि एक नॉर्मल देखोगे ऐसे बना रहेगा तो सिंगल लेयर बनता है, ठीक है, जिसको सिंगल शेडेड बोलते हैं। डबल शेडेड होगा तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा हमारा, सॉरी ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर इसके बाद क्या होती है लगी होती है, तो इसको डबल शेडेड, इसी तरह ट्रिपल शेडेड भी होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, मल्टी पिन इंसुलेटर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हाँ हॉरिजॉन्टल में किसको रखते हैं, यानी देखो जब तक चालक जाते हुए तो तुम देखोगे ऐसे 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 करके डिस्क लगी होती है, इसको कौन सा बोलते हैं सर, ये हमारा होता है, कहाँ गया, पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर इसी को क्या बोलते हैं, इसी को सर हम डिस्क इंसुलेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, डिस्क इंसुलेटर भी बोलते हैं। रेटिंग 132 kV या उसके ऊपर भी प्रयोग कर सकते हैं, बस डिस्क की संख्या बढ़ाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन, पिन इंसुलेटर का प्रयोग कहाँ तक किया जाता है। देखो पिन इंसुलेटर का प्रयोग हम लगभग 33 kV तक करते हैं। तो 11 kV से कम वोल्टेज नहीं, 66 kV से अधिक वोल्टेज नहीं, 33 kV से अधिक वोल्टेज, देखो अब यहाँ पे दो फंस रहा है, 66 kV से कम वोल्टेज पे हाँ सर होता है, 33 kV से अधिक वोल्टेज पे नहीं। यानी देखो एक तरीके से यहाँ सेंस लगा रहे हो, क्या कहना चाह रहा है, 33 kV से अधिक वोल्टेज मगर 66 kV से कम वोल्टेज पे होगा। अगर ये दिया होता है कि 33 kV से कम वोल्टेज तक तो बोल देते हैं हाँ सर कम वोल्टेज तक करते हैं, तो ये सही हो जाता है। मगर 66 kV से तब यहाँ पे कम मानना पड़ेगा, क्योंकि 66 kV से कम तो 22 kV भी हो जाएगा, 30 kV भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे सही या एकदम बेस्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 66 kV से कम वोल्टेज पर किया जाता है, ठीक है। 33 kV तक तो प्रयोग किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है कौन से तार में एल्युमिनियम तारों के साथ एक स्टील का तार लगाने के साथ उसकी मजबूती 10 गुना बढ़ जाती है। देखो एक एल्युमिनियम की तार जाती है तो अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है यही होता है, ठीक है। होता क्या है, एक बीच में स्टील की वायर होगी या गैल्वेनाइज्ड आयरन जिसको बोलते हैं वो वायर होगी, उसके ऊपर क्या होगी, ऐसे ऐसे करके एल्युमिनियम लपेटा होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके एल्युमिनियम लपेटा होता है। तो इसको इस तार को क्या बोलते हैं सर, इस तार को बोलते हैं ACSR, यानी एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। इसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछाता है, ठीक है। और एक होता है CSCR यानी कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा सर, देखो ये कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, मगर इसका आंसर क्या है, एल्युमिनियम बोला है तो ये CSR हो जाएगा, सही है ना। इसका काम केवल यही होता है कि क्या होता है, ये मजबूती प्रदान करता है, सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, AC की वह विशेषता जिसके कारण वह किसी चालक की सतह और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में से ही प्रभावित होने का प्रयास करता है। देखो सतह यानी नाम से ही क्लियर हो रहा है सर किसकी बात हो रही है, सर स्किन की बात हो रही है,
ठीक है। यानी ये कौन सा स्किन होता है, ये होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम एसी सप्लाई देते हैं ना, तो हमारी जो करंट होता है पूरे परिच्छेद काट से ना होकर केवल सतह से होकर बहती है, ठीक है। और वो क्रोड से होकर नहीं बहती, तो इसको क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट, यानी त्वचिक प्रभाव बोलते हैं या सतह प्रभाव भी बोलते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सर इसको स्किन इफेक्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो अगला देखें, स्किन इफेक्ट किस पर निर्भर करता है। स्किन इफेक्ट किस पर निर्भर करता है, चालक का व्यास करता है सर, चालक की आवृत्ति आकृति करती है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी और चुंबकशीलता करती है सर, यानी उपयोग सभी पे निर्भर करता है, ठीक है। देखो कोरोना भी होता है तो आवृत्ति पे करता है, चालक के व्यास पे करता है, ठीक है, और चालक की आकृति कैसे स्क्रीन निकलता है करता है। बोलते हैं ना कि सर जी बंडल कंडक्टर लेके होलो कंडक्टर ले, तो ये सब चीज़ें बोलते हो ना सभी चीज़ में, तो क्या बोलते हैं, उपयोग सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखो, यदि चालकों के बीच विद्युत विभवांतर के मान को और अधिक बढ़ाते जाएं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब वायु इंसुलेशन समाप्त हो जाती है और विभवांतर क्या कहलाता है। देखो क्या होता है ना, तो लोग बोलते हैं कि इंसुलेटर 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 है, मगर उस इंसुलेटर उसी हद तक इंसुलेटर है जब तक कि वो वोल्टेज सह ले रहा है, ठीक है। उसके ऊपर ले जाओगे तो वो इंसुलेटर इंसुलेटर नहीं रह जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे लकड़ी है, सूखी लकड़ी तभी तक इंसुलेटर है जब तक कि उसका भंजन न हो जाए। जैसे ही उसका भंजन हो जाएगा वो अब इंसुलेटर नहीं रह गया, क्या बन गया, कंडक्टर हो गया। जिससे बहुत बार केस सुनते हो गए कि हाई टेंशन के तार में लकड़ी छुआ गया तो उसको करंट मार दिया, यही कहानी होती है, ठीक है। तो उसको बोलते क्या है सर, वो हमारी होती है ब्रेकडाउन वोल्टेज, भंजन वोल्टेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। यानी वह वोल्टेज जिसपे वह इंसुलेटर न रखे अब कंडक्टर बन चुका है, अब उसको तुम कंडक्टर इंसुलेटर समझने की भूल मत करना। उस ऐसे वोल्टेज को क्या बोलते हैं हम, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, ठीक है, याद रखना। बाबू देखो सेशन बहुत मेहनत करें, सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मोटे चालकों की अपेक्षा कई तारों को ऐड कर बनाए जाने वाले चालकों को प्रभाव किस मान को कम करता है। देखो बंडल कंडक्टर की कहानी यही होती है, बंडल कंडक्टर इसी को बोलते हैं जिसपे क्या करते हैं, तार लपेटा हुआ होता है, ठीक है। या इसको क्या करते हैं, कई सारे तार को लेकर एक साथ क्या कर देते हैं, इसको ऐड देते हैं, ठीक है। इसको हटाओ, इस वाले को हटा दो, ठीक है, सही है। कई सारे तार को लेके एक बार इसी पे ऐड देते हैं, ठीक है। ये आपस में ही क्या गए, 3-4 ताली ऐड दिए, जैसे कंडक्टर को बंडल कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसके जो परिणामी व्यास है वो कम हो जाती है, और परिणामी व्यास जहाँ कम होता है कोरोना प्रभाव का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या बोलेंगे सर, इससे कोरोना प्रभाव कम हो जाएगा। हॉलो कंडक्टर का भी प्रयोग करते हैं, इसको याद रखना। बंडल कंडक्टर का भी प्रयोग करते हैं, और कंपोजिट कंडक्टर का भी प्रयोग करते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। बंडल कंडक्टर लो वोल्टेज के लिए करते हैं जब कोरोना होता है, कंपोजिट उससे ऊपर, और सबसे ऊपर हॉलो, जब तगड़ा कोरोना होने लगता है एकदम उच्च वोल्टेज पे, तब हम हॉलो कंडक्टर का प्रयोग करते हैं, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यदि चालकों के बीच का विभवांतर का मान और अधिक बढ़ाते जाए तो उसमें उत्पन्न हो जाती है कि जब वायु अच्छा, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज ही कहलाएगा, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 18 क्वेश्चन, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में एक डिस्क का वोल्टेज कितने सहनशीलता का मान होता है। तो तुमको पता है, तुमको पहले ही बताया कि वह वोल्टेज फिक्स नहीं होता है, तुम जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे उसकी वोल्टेज का मान बढ़ता चला जाता है, ठीक है, यानी उसकी रेटिंग बढ़ती चली जाती है। और जो जैसे अभी बताए थे ना, क्षैतिज रूप में लगता है, तो प्रत्येक वोल्टेज जो होता है, चेंज कर लेते हैं, जो प्रत्येक वोल्टेज होता है वो कितने का होता है सर, 11 kV का होता है। कभी कभी ये पूछता है कि बताओ ये 11 kV क्या होता है, RMS होता है कि फेज होता है। तो याद रखना, जो 11 kV वोल्टेज होता है वो फेज होता है, क्या होता है हमारा, फेज होता है। और जो लाइन टू लाइन वोल्टेज होती है वो हमारी क्या होती है सर, वो RMS वोल्टेज होती है। जो लाइन टू लाइन वोल्टेज होती है ना, वो RMS वोल्टेज होती है हमारी, जो VPH VL ये सब पढ़ते हो ना, तो जो लाइन टू लाइन वोल्टेज होती है वो RMS वोल्टेज होती है। और ये जो हमारी होती है, ये हमारी कौन सी वोल्टेज होती है, फेज वोल्टेज होती है, सही है, इसको याद रखना है। यानी जो वो 400 kV, सॉरी ये RMS लिख रहे हैं, देखो फिर यहाँ पे गलत, जो हम ये 400 kV, सॉरी ये जो 400 kV 500 kV लिखते हैं ना, वो कौन सी वोल्टेज होती है हमारी, तो वो हमारी होती है लाइन वोल्टेज होती है, ठीक है। जो 400 kV 132 kV तक फ्लैट डैम्पर बोलते हैं, वो एक फेज से दूसरे फेज के बीच की दूरी होती है, न्यूट्रल की नहीं होती, तो उसको लाइन वोल्टेज बोलते हैं। और ये हमारी कौन सी होती है, 11 kV वाली, ये हमारी
फेज वोल्टेज होती है। तो कभी कभी बोलता है कि 11 kV कौन सी वोल्टेज होती है, तो सर वही फेज वोल्टेज होती है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, फिलहाल इससे बस फेज लाइन से नहीं मतलब है, 11 kV इसका सही आंसर हो जाएगा। सही है बाबू, सेशन पसंद है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तुम्हारे लिए मेहनत करें, देखो 2 लेक्चर लाते हैं और डेली लाते हैं, ठीक है। अपनी पढ़ाई करते हुए तुम लोग को कंटिन्यू रखना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसकी मतलब मजबूरी तो नहीं कर सकते, ये हमारे लिए मतलब उसकी बात है कि हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं इस लायक है, ठीक है। तो जरा तो भी पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।